नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, काफी पुरानी है, लेकिन संदेश साफ है। हुआ कुछ यूं कि राजस्थान के जयपुर शहर, जो राजस्थान की राजधानी भी है, वहां 4 नवंबर को दीपावली थी। उसके अगले दिन यानी 5 नवंबर को निवारी रोड पर काली सड़क से थोड़ा हटके था, सड़क के किनारे ही, लेकिन जो ब्लैक टॉप होती है, बिटवीन वाली सड़क होती है, उससे थोड़ा दूर शाम को 6 बजे एक बोरी पर कुत्ते झपट रहे थे। कुत्तों के झपटने से और उसको नोचने से अचानक उसमें से एक ह्यूमन लेग, आदमी का पैर बाहर निकला। कुत्ता उसे लेकर सड़क की तरफ भागा। जनता के लोगों ने देखा, भीड़ इकट्ठा हुई। सब लोग जहां कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे थे वहां पहुंचे, बोरी देखी, पुलिस को खबर की। पुलिस आई, पुलिस ने बोरी खोलकर देखा, उसमें एक सड़ा गला और जला हुआ एक आदमी का शव मिला, जिसकी पहचान संभव नहीं थी। पुलिस ने उस शव को थोड़ी देर तक पता किया, वायरलेस सेट पर बताया, और उसके बाद उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने उस बोरी को अपने पास रख लिया। बोरी ही एकमात्र ऐसा एविडेंस था जो उन्हें कहीं तक ले जा सकता था। अज्ञात में एफआईआर लिखी गई, हत्या की एफआईआर, और फिर पुलिस ने उस हत्या पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले वो जो सेट ड्रिल होती है कि गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। पोस्टमार्टम में शव यानी मृत्यु का जो समय था वो 3 दिन पहले लिखा हुआ था। तो उस डेट के पहले की अगर गुमशुदगी किसी की लिखी हुई हो या उस डेट के बाद की भी, उसकी सूचना पुलिस ने आसपास के सभी जनपदों से वायरलेस के माध्यम से मंगवाई। मैच किया गया, उनके घर वालों से पता किया गया, लेकिन वो मैच नहीं हुए। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने एक टीम बनाई और इस टीम को एक्सक्लूसिव काम दिया कि जहां सड़क के किनारे ये शव मिला है उससे 5 किलोमीटर एक तरफ और 5-10 किलोमीटर एक तरफ जो भी सीसीटीवी मिले, फुटेज मिले, उसकी पड़ताल की जाए और ये देखा जाए कि ये ये बोरी जिसमें ये शव लाया गया है, अगर दुपहिया वाहन से लाया गया होगा तो साफ साफ दिखेगा। अगर किसी 4 पहिया वाहन से आया होगा तो वो वहां आएगा, फिर वापस भी जा सकता है और फिर तेजी से आगे की तरफ भी जा सकता है। इसको जीरो इन करना पड़ेगा और फिर उसमें एक एक गाड़ी की तलाश करनी पड़ेगी। काम टेढ़ा था और मेहनत वाला था। पुलिस की टीमों ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए और घटना के 5वें दिन उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिल गया। सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी पर एक महिला और एक पुरुष जाते हुए दिखाई पड़े और उनके बीच में वही बोरा था जो घटना स्थल पर शव निकाले जाने के बाद, जिसमें शव था और शव निकाले जाने के बाद
उस बोरे को पुलिस ने रख लिया था एविडेंस के लिए। पुलिस ने स्कूटी के नंबर के आधार पर जब उस घर पर पहुंची जिस पते पर वो रजिस्टर्ड था, पंजीकृत थी वो स्कूटी, तो वहां ये पता लगा कि पति शक्ति सिंह शेखावत, जिसकी उम्र करीब 45 साल है, वो घर पर नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू राठौड़ ये घर पर मिल गई। पुलिस ने उससे पूछा कि ये शक्ति सिंह शेखावत कहाँ है, उनका सब कहीं गए हैं, मुझे पता नहीं है। उसकी बातचीत से पुलिस को शक होने लगा। पुलिस उसे अपने साथ थाने पर ले आई। शव के तमाम फोटो उसको दिखाए जाने लगे, लेकिन वो बार बार इनकार करती रही कि ये उसके पति का शव नहीं है। फिर इनकी सीडीआर की लोकेशन निकाली गई, तो 2 लोगों की सीडीआर की लोकेशन इस घर से निकलकर घटना स्थल पर तक पहुंची है। उसके 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर फिर वापस लौट के घर पर आई है। पुलिस ने उस दूसरे नंबर के बारे में पूछताछ की। मंजू राठौड़ ने बताया कि मेरे घर पर रहने वाला मेरा मुंहबोला भाई पंकज शर्मा है, जिसकी उम्र 36 वर्ष है और ये जोधपुर में वीर मोहल्ला का रहने वाला है। अभी कुछ दिन पहले से, करीब 8-9 महीने पहले से वो मेरे घर पर काम करने लगा था। किसी के रेफरेंस में आया था और मैं उसे अपना मुंहबोला भाई मानती थी। पुलिस ने पंकज शर्मा को भी उठा लिया, नंबर ट्रेस किया, लोकेशन के हिसाब से उसे उठाया गया। दोनों थाने पर आ गए, भाई और बहन दोनों ही, मंजू राठौड़ और पंकज कुमार शर्मा। दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई कि आप दोनों स्कूटी पर थे, बीच में ये बोरा था, ये क्या था, और फिर लौटते समय ये बोरा आपकी स्कूटी पर नहीं था। क्योंकि महिला कुछ बताने से इनकार कर रही थी कि साहब वो हम लोग नहीं थे, वो दूसरा था, फलाना था, ढिकाना था। बहरहाल पंकज कुमार शर्मा बहुत देर तक नहीं टिक सके पुलिस के सामने, और उन्होंने ये बताया कि साहब यही शक्ति सिंह शेखावत की बॉडी है और मैंने और मेरी मुंहबोली बहन ने मिलकर इसे धनतेरस वाले दिन मार डाला था। जब उसने ये बात बताई तो मंजू राठौर का उससे आमना सामना कराया गया। जब आमने सामने हुए तो फिर दोनों वही बात बताने लगे जो कि पंकज शर्मा ने बताई थी। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या कारण थे कि तुम दोनों को इसे मारना पड़ा। मंजू ने कहा कि मैं बताती हूं। उसने कहा हम लोगों की एक बच्ची भी है और मेरे पति मेरे ऊपर बहुत शक करते थे चरित्र को लेकर। मैं कहीं अगर बाजार जाऊं तो साथ जाते थे, कभी वो जो काम करते थे उस काम के लिए निकलते थे, थोड़ी देर बाद तुरंत वापस आ जाते थे। फलां जगह क्यों गई थी, ढिकानी जगह क्यों गई थी, पड़ोसी के यहाँ क्यों गई थी, पूजा में जाने की क्या ज़रूरत थी, इस तरह की बातें रोज रोज करते थे। उसके बाद अचानक उन्हें शराब की लत लग गई। रोज शाम को शराब पीकर आने के बाद वो मुझे पहले तो गाली देने लगे और उसके बाद फिर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने मेरे मुंहबोले भाई को लेकर मेरे ऊपर संदेह किया और पंकज को भी बुलाकर उसे बहुत मारा, उसको बहुत गाली दी।
पंकज ने रोते हुए कहा कि अब मैं जा रहा हूं, मैं तो कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं हूं। इस तरह की बातें पंकज ने की और मैंने यानी मंजू राठौड़ ने उसे रोक लिया कि जो झूठ है वो झूठ है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन रोज रोज की मारपीट से और रोज रोज के तानों से, रोज रोज की बातों से, रोज रोज की झिकझिक से आज ही जा गई। एक दिन उसने अपने मन की बात पंकज से बताई कि भाई ये बहुत हो गया और अब बर्दाश्त नहीं होता है, पड़ोसी भी सब आज ही जा गए हैं और हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, इन्हें हटाना पड़ेगा, इनकी हत्या करनी पड़ेगी, इन्हें मारना पड़ेगा और कोई चारा समझ में नहीं आता। दिन रात की नींद हराम कर रखी है। तुमको लेकर मेरे ऊपर इतने आरोप लगाते हैं। तय हुआ तो धनतेरस की रात वो शराब पीकर आया और बहुत शराब पीकर आया। आते ही बिस्तर पर गिर पड़ा, उलट गया। इन लोगों ने कहा कि अब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। दोनों भाई बहनों ने मिलकर, और उसी दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी था, यही कहा, मंजू राठौर ने कहा कि मैंने अपने पति से ये कहा, शक्ति सिंह शेखावत से, कि आज बिटिया का जन्मदिन था, मैं वेट कर रही थी, तुम आओगे तो इसका केक काटेंगे, इसकी खुशी के लिए कुछ करेंगे, लेकिन तुम आज होश में ही नहीं हो। फिर दोनों ने मिलकर उसको रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए और पंकज शर्मा ने उसका गला घोंट दिया। उसके बाद अपने घर के बड़े सूटकेस में उसके शव को डालकर घर में ही रख दिया, उसके ऊपर रजाई गद्दे डाल दिए। दीपावली के दिन मंजू राठौर और पंकज कुमार शर्मा घर में बनी दुकान में भीतर गए। आवाज बहुत हो रही थी, सब जगह पटाखे चल रहे थे। उन्होंने कहा इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता। उसके भीतर, उस दुकान के भीतर किरोसिन डालकर, यानी मिट्टी का तेल डालकर उसके शक्ति सिंह शेखावत के शव को जला दिया। जितना मिट्टी का तेल था वो जब कम होने लगती थी लाओ तो फिर डालते थे। जब मिट्टी का तेल खत्म हो गया और शरीर की आग भी ठंडी हो गई तो उस समय उसे एक बोरे में रखकर दोनों स्कूटी पर बैठ गए, बीच में बोरे को रख लिया और लाश को निवारू रोड पर गोविंद नगर 11 में टीबा वाली ढाणी में फेंक कर भाग निकले। उसके बाद घर आए, जहां जलाया गया था उसको साफ किया, 4-6 अगरबत्तियां वहां जलाई ताकि मिट्टी के तेल की दुर्गंध न आए। घर में जहां मारा था और उसके स्ट्रगल के जो निशान थे उसको सबको तरतीबवार ठीक किया और फिर इत्मीनान हो गया। 2-3 दिन तक न पुलिस आई न किसी ने पूछा, तो उन्हें लगा कि हम सक्सेसफुल हो गए, अब हमें कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पुलिस जब अपने पर आ जाए, हजारों वाहनों के नंबर प्लेट और वो देखे थे पुलिस ने, वाहनों को, और 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, वेरिफिकेशन और ऐप पर डाल के उनका नाम पता, सब चीज़ें इकट्ठा की गई थी। लेकिन अंत में वही बोरी, जिस बोरी में रखकर ये लोग उसे फेंकने गए थे, उसी बोरी की बिना पर, उसी बोरी की वजह से सीसीटीवी फुटेज में वो स्पॉट हो गए। गाड़ी, स्कूटी का नंबर मिल गया, स्कूटी उसी के नाम, शक्ति सिंह शेखावत के नाम रजिस्टर्ड थी। पुलिस उसके घर पहुंची और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। पंकज शर्मा
ने बताया कि वो जोधपुर में वीर मोहल्ला का रहने वाला है और कपड़ों के व्यापार में उसे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। इसलिए चूंकि जिन लोगों से कर्ज लिया था वो रोज़ घर पे खड़े रहते थे, तगादा करते थे और बार बार धमकियां देते थे। इसलिए जोधपुर छोड़कर वो जयपुर भाग कर आ गया और वहीं किसी के रेफरेंस से मंजू राठौर के पास 8,000 रुपये प्रतिमाह पर नौकरी करने लगा। घर का कामकाज, बाजार जाना, सामान ले आना, इस तरह के जो काम होते हैं वो करने लगा था। लेकिन जब उसको लेकर मंजू शर्मा के ऊपर इतना अत्याचार करने लगा उसका पति, तब दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आज की घटना, पति पत्नी पर शक करता था, वो भी उसके चरित्र को लेकर। जब उसके घर पंकज काम करने आया तो जानती थी अपने पति की आदतें, तो उसको मुंह भोला भाई कहा। उसी समय रक्षाबंधन आया था और उसे राखी भी बांधी और उससे उसी अपने भाई की तरह का ही बर्ताव करती थी। पंकज शर्मा भी मंजू के साथ भाई बहन जैसा ही रिश्ता मानता था। इस बात की गवाही पूरे मोहल्ले ने भी दी। लेकिन शराब पीकर आने के बाद शक्ति सिंह भाई को लेकर ही पत्नी को प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, ताने देने लगा, झगड़ा करने लगा, तरह तरह से उसे तंग करने लगा। तो दोनों और पत्नी पर बहुत सी बंदिशें लगाई। तब आजी जाकर पत्नी ने और अपने भोले भाई के साथ मिलकर ये प्लान किया कि आखिरकार ये कब तक सहन करेंगे, कोई न कोई इसका अंत होगा। और दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस को दोनों ने मिलकर शक्ति सिंह की हत्या कर दी। हत्या करने को कर दिया, लेकिन वही है, लाश का डिस्पोजल सबसे कठिन काम होता है और सारी हत्याओं के राज डिस्पोजल पर ही। अगर घर में या किसी बंद कमरे में कहीं ऐसी जगह हत्या की गई है जहां उसे छिपा पाना संभव नहीं होता, तो डिस्पोजल के लिए उसे कहीं न कहीं घर से लेकर जाना है। और जितनी हत्याएं खुली हैं, डिस्पोजल के तरीके या डिस्पोजल के समय पर ही वो कहीं न कहीं से सीसीटीवी फुटेज में या लोगों को देखने में आई हैं और तब उसका खुलासा हो पाया है। 2 दिन उसे सूटकेस में बंद रखने के बाद घर ही में रखा। फिर दिवाली के दिन, जिस समय बहुत शोर शराबा, धुआं धक्कड़ होता है, उसी समय अपने पति को मिट्टी के तेल से पूरी तरह से जलाने की कोशिश की। लेकिन वो उनको अंदाज़ा शायद नहीं था कि बॉडी में इतना वाटर कंटेंट होता है कि खाली पेट्रोल या खाली डीजल डालकर उसे जलाया नहीं जा सकता। सारी मिट्टी का तेल खत्म करने के बाद भी वो पूरी तरह से नहीं जला पाए, तो उसे बोरी में भरकर दीपावली के दूसरे दिन दूर सड़क के किनारे उन्होंने फेंक दिया। गरज ये कि किसी को इतना परेशान मत करिए कि वो या तो जान लेने की सोचने लगे या जान देने की सोचने लगे। 2 ही सूरत थी उसके पास, या तो आत्महत्या कर लेती या शक्ति सिंह को मार देती। तीसरा कोई उसके पास उपाय नहीं था, ऐसा लगता है। तो इतना मत करिए किसी को परेशान कि या तो वो जान देने पर आए या जान लेने पर आ जाए। और दूसरा ये कि शक की भी एक लिमिट होती है। कितना शक करेगा कोई, दिन रात शक करे। और अगर इतना ही शक था तो तलाक ले लेना चाहिए था। 4 लोगों को बिठा के पंचायत कर लेनी चाहिए थी। दोनों परिवारों को बुला के बताना चाहिए था कि साहब अब नहीं चल पाएगा, हमें इनसे ये शिकायत है, मुझे ये शक है। वो बताती कि मुझे ये शक है। दोनों अपनी अपनी बात बताते। तो जब 4 लोग पढ़ते हैं तब फिर ये हिम्मत कोई नहीं करता है कि जान से मार दे। मतलब सामान्य रूप से नहीं करता है, मारने वाले तो तब भी मार देते हैं। लेकिन रोज रोज की मारपीट और रोज रोज जलील करना,
ये कोई भी बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। संभव नहीं है, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। इसलिए ज्यादती चाहे पति पत्नी के बीच कोई कर रहा हो, पत्नी कर रही हो या पति कर रहा हो, हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी करके जाती है ये जाति, दोनों में से कोई भी कर रहा हो। वैसे तो किसी भी संबंध में कोई एक अगर जाति कर रहा है, दूसरा उसको सहन कर रहा है, तो एक न एक दिन वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।